हेलो एवरीवन। आज हम डिफ्रैक्शन का एक दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जबकि हमने अवरोध को कल जो पढ़ा था वो था हमने सर्कुलर अपर्चर। अब हम कहते हैं उस अवरोध को हम सर्कुलर अपर्चर की जगह कोई एक भी अपारदर्शी गोलीय चकती अगर रख दें, इसका मतलब ये है कि कल जो हमने पढ़ा था उसका जस्ट ये रिवर्स केस है। बीच वाला पोर्शन उसमें कल खुला हुआ था, सर्कुलर अपर्चर थी, ऊपर और नीचे का बंद था। अब क्या हुआ हमारे पास कि बीच में हमने ओपेक डिस्क रखी है, कोई भी गोलीय चकती रखी है, तो बीच का भाग अपारदर्शी हो गया, उसके ऊपर और उसके नीचे का भाग खुला हुआ, जैसा कि हम डायग्राम से क्लियरली ऑब्जर्व कर रही है। अभी किसी अपारदर्शी वृत्ताकार डिस्क पर विवर्तन और डिफ्रैक्शन एट एन ओपेक सर्कुलर डिस्क। चित्र के अनुसार S1 एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है। AB एक कम व्यास वाली वृत्ताकार डिस्क है जिसका केंद्र O है। XY एक पर्दा है जिस पर हम विवर्तन देखते हैं। विवर्तन प्रतिरूप में हम पाते हैं कि छाया का केंद्र P प्रदीप्त बिंदु होता है, जिसके चारों ओर ज्यामितीय छाया में के क्षेत्र में A', B' में एकांतर रूप में अदीप्त और प्रदीप्त कम चमकीले वृत्ताकार वलय प्राप्त होते हैं तथा ज्यामितीय क्षेत्र के बाहर प्रदीप्त अधिक चमक वाले वलय प्राप्त होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम से क्लियरली है। ऐसे एक सोर्स है, W1 और W2 तरंगाग्र है, AB एक गोलीय चकती है और इस A के ऊपर वाला भाग और B के नीचे वाला भाग पूरी तरह से खुला हुआ है। अब जो यहाँ से हाफ पीरियड जोन्स आएंगे वो हम ये देखेंगे कि इसके पीछे वाले पोर्शन के अंदर कितने भाग इस चकती के पीछे छिप जाते हैं और उस हिसाब से इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। छाया के केंद्र या डिस्क अक्ष पर प्रदीप्ति इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द शेडो ऑफ द सर्कुलर डिस्क। जो सेंटर है P, उस पर कितनी इंटेंसिटीज होगी। माना गोलीय तरंगाग्र W1 W2 डिस्क AB पर आपतित है। डिस्क के कारण पर्दे पर A', B' छाया बनती है। छाया के केंद्र बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए P के सापेक्ष तरंगाग्र को हम अर्धकालिक मंडलों में विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं ये हम पहले जब हमने हाफ पीरियड जोन्स पढ़े थे तब देखा था कि ये डिस्टेंस अगर B है तो B + λ/2, B + 2 λ/2, B + 3 λ/2, इस तरह के डिस्टेंस से लेके सकेंद्रीय वृत्त खींचते हैं, उनको हम हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। अब डिस्क कुछ अर्धकालिक मंडलों को ढक लेती है क्योंकि डिस्क बीच में है, उसके पीछे कुछ मंडल आ गए, तो हम ये मानते हैं पहले कि जो हमारे पास P बिंदु है उस पर तीव्रता किसके कारण होगी, हमारे पास अनढके मंडलों के कारण होगी। अब हमने माना कि अगर पहला मंडल ढक गया तो क्या होगी इंटेंसिटी, कि माना डिस्क का आकार इतना है कि एक मंडल ढक जाता है तो P पर अनढके मंडलों के कारण आयाम कितना हो जाएगा। वैसे होता है हमारे पास R = R1 - R2 + R3 - R4। इन दिस केस क्योंकि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन पहले उसके पीछे छिप गया है तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी R = R2 - R3 + R4 एंड सो ऑन। फिर ये R2/2 कैसे हुआ, हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको, R2/2 + R2/2 - R3 + R4/2 + R4/2 - R5 एंड सो ऑन। फिर जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ब्रैकेट कैसे बनाएंगे, R2/2 - R3/2 और इसके साथ कितना हो जाएगा हमारे पास R2/2 + R2/2 - R3 + R4/2, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया R2 + R4/2 - R3 विच इज़ सेम नियरली इक्वल टू, तो हमारे पास वो ब्रैकेट वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो फाइनली हमारे पास बच जाएगा R2/2 और तीव्रता का मान हो जाएगा जैसा कि समीकरण 2 से दिखाया गया है। ये आयाम है हमारे पास R2/2, तो तीव्रता हो जाएगी I = R2² / 4। यदि डिस्क पहले वाले दो मंडलों को एक की जगह दो को ढक लेती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे R2 भी 0 हो गया, तो हमारे पास R हो जाएगा R3 - R4 + R5। और जब इसका रिजल्टेंट हमने ऊपर जैसे बताया है इसको दो में ब्रेक करते जाएंगे, R3/2 + R3/2 - R4 + R5/2 + R5/2, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे R3/2 - R4 + R5/2 पे। फिर हमें पता है कि R3 + R5/2 इज़ नियरली इक्वल टू R4/2, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी सिर्फ R = R3/2 के बराबर। और यहाँ से इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आई हो गई हमारे पास R3² / 4।
हम ये देख रहे हैं कि जब पहला हाफ पीरियड जोन ढक जाता है तो इंटेंसिटी थी I इज इक्वल टू, जो कि समीकरण 2 से दी हमने वैल्यू थी R2²/4। अब हमने देखा जब पहले 2 हाफ मंडल ढक गए तो हमारे पास ये आ गई I इज इक्वल टू R3²/4, और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि R1 इज़ ग्रेटेस्ट, तो R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3, इस तरह से चलती है। तो हम देखेंगे कि पहले हाफ पीरियड जोन जब ढका तो जो इंटेंसिटी थी, जब 2 ढक गए तो उससे उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, बिकॉज R3 इज़ लेस देन R2। तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा, डिस्क का नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स ज़्यादा ढक जाएंगे, वैसे वैसे जो विवर्तन प्रतिरूप है उसके अंदर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमास की कम होती जाएगी। इस तरह डिस्क का आकार बढ़ने पर बिंदु P पर तीव्रता उत्तरोत्तर 1/4R4², 1/4R5² होती जाती है। अतः छाया का केंद्र डिस्क अर्थात डिस्क का अक्षीय बिंदु सदैव प्रदीप्त होता है, जिसका प्रदीपन डिस्क के आकार बढ़ने के साथ साथ घटता है तथा बहुत बड़ी डिस्क होगी तो उसके लिए ये शून्य हो जाएगा। क्यों जाएगा शून्य? क्योंकि हमारे को ज़रूरी है कंडीशन कि डिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जबकि हमारा ऑब्स्टेकल या अवरोध जो है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होगा, अदरवाइज़ हमें कभी डिफ्रैक्शन पैटर्न कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर उस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर से ज़्यादा हो जाता है अवरोध की साइज़, तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि जो सेंटर है उस पर हमारे को कुछ भी तरह का डिस्क के लिए ये शून्य हो जाएगी। बड़ी डिस्क के लिए किसी तरह का कोई भी वहाँ पे पैटर्न नहीं बनेगा। यदि पर्दे को डिस्क की अक्ष के लंबरूप आगे या पीछे खसकाएं तो हम क्या कहते हैं कि P बिंदु फिर भी सदैव प्रदीप्त रहता है, क्योंकि पर्दे को सरकाने से केवल डिस्क द्वारा ढके हुए अर्धकालिक मंडलों की संख्या बदलती है। ज्यामितीय छाया में अन्य बिंदुओं पर तीव्रता इंटेंसिटी एट अदर पॉइंट्स इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो, सेंटर तो हमेशा ब्राइट रहेगा, ये हमने देख लिया, बस उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी अगर डिस्क की साइज़ इंक्रीज़ होती जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इंटेंसिटीज़ और जो दूसरे इनसाइड पॉइंट्स हैं ज्योमेट्रिकल शेडो में, उनके ऊपर किस तरह से वेरी करती है। डिस्क की ज्यामितीय छाया क्षेत्र में तीव्रता A बिंदु से ऊपर तथा B बिंदु से नीचे कुछ अर्धकालिक मंडलों से प्राप्त तरंगों के व्यतिकरण के कारण होती है। अब छाया क्षेत्र में किसी बिंदु P' पर विचार करें तो P' के संगत तरंगाग्र पर ध्रुव O' है। P' पर तीव्रता तरंगाग्र के भाग AW1, AW2 के कारण होती है। AW1 के कारण P' पर आयाम A के निकट जो अर्धकाल मंडल होगा उसके चौथाई के बराबर होगा तथा उसी के अनुरूप उसकी कला होगी। ठीक इसी तरह BW2 तरंगाग्र से P1 पर आयाम B के सन्निकट जो अर्धकाल मंडल होगा उसके चौथाई के बराबर होगी तथा कला भी उसी के अनुरूप होगी। अतः AW1 तथा BW2 तरंगाग्रों P' पर प्रभाव ठीक वही होगा इन दोनों के कारण जो A B पर रखे दो कला संबंधी स्रोतों से होता है। अब यदि BP' माइनस AP' इज इक्वल टू 2n इंटू λ/2 इवन इंटीजर ऑफ λ/2 हो, तो हमें पता है जब भी इवन इंटीजर ऑफ λ/2 इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन जब भी पास होते हैं तो हमने क्या कहा था, अदीप्त बनती है, बिंदु जो होगा वो अदीप्त होगा। तो बिंदु P' अदीप्त होगा तथा सममिति के कारण बिंदु P' पर की दूरी पर जो भी है वो अदीप्त वलय बनेगा तथा अगर BP' माइनस AP' 2n + 1 λ/2 के बराबर होगा तो P' जो पॉइंट है हमारा वो हमेशा प्रदीप्त होगा तथा P' की दूरी पर एक हमारे को प्रदीप्त वलय प्राप्त होगा जो कि समीकरण 6 से दर्शाया गया है। अतः छाया क्षेत्र में केंद्र बिंदु P के चारों ओर समीकरण P जो हमारा 5 तथा 6 के अनुसार P' की स्थितियों पर प्रदीप्त तथा अदीप्त वलय प्राप्त होते हैं। ये वलय बराबर दूरी पर बनते हैं एवं इनकी फ्रिंज चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू B λ/2r होती है, जहाँ B जो डिस्टेंस है वो OP के बराबर है, मीन्स आपने जो अवरोध रखा है और स्क्रीन के बराबर, और R है हमारे पास सोर्स और जो अवरोध है उसके बीच की दूरी जो कि OA से दर्शाई गई है। अब हम डिस्कस करेंगे
ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बराबर किसी बिंदु पर त्रिज्या है, जो इसके बाहर जो है ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु पे क्या तीव्रता होगी वो डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो। अब बिंदु P पर विचार करें तो ज्यामितीय छाया क्षेत्र A' से थोड़ा बाहर है, जो कि बाहर है उसका। माना Q के सापेक्ष तरंगाग्र पर ध्रुव O1 है। Q पर तीव्रता O1 के ऊपर तथा नीचे के तरंगाग्रों से खुले अर्धकालिक मंडलों के कारण होती है। O1 के ऊपर सभी आधे या हाफ पीरियड जोन्स अगर खुले हैं तो उनके कारण O1W1 तरंगाग्र द्वारा Q पर आयाम हो जाएगा 1/2 R1 - R2 + R3 विच इज़ इक्वल टू R1/2। इक्वेशन नंबर 7 से दिखाया हमने इसको। अब यदि O1 बिंदु ऐसा है कि O1 से A तक केवल प्रथम अर्धकालिक मंडल खुला रहता है तो O1 A के कारण R पर आयाम R1/2 के बराबर होगा, जो कि समीकरण 8 से दर्शाया गया है। BW2 तरंगाग्र का प्रभाव Q पर नगण्य होने से Q का परिणामी आयाम R1/4 + R1/2 दैट इज़ 3/2 R1 होगा। इस स्थिति में Q उच्चिष्ट अर्थात प्रदीप्त बिंदु हमें प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो डिफ्रैक्शन है इसके कारण अगर जो आपका Q है वो, अब यदि Q को थोड़ा ऊपर कर लें ताकि O1 A के बीच दो अर्धकालिक मंडलों के आधे मंडल आ जाएं, तो इस अवस्था में O1 A तरंगाग्र द्वारा Q पर आयाम हो जाएगा 1/2। 2 आ गए तो R1 - R2 विच इज़ नियरली इक्वल टू 0 तथा O1W तरंगाग्र का प्रभाव कुल जो आयाम है वो हो जाएगा R1/4 + 0 दैट इज़ R1/4 के बराबर। इस अवस्था में Q बिंदु निम्निष्ट अर्थात अदीप्त होगा और यहाँ पे जो है इसकी तीव्रता पूरी तरह शून्य नहीं होकर 1/4 R1² होती है। अतएव ज्यामितीय छाया क्षेत्र से जैसे जैसे हम बाहर की ओर आएंगे एकांतर रूप में प्रदीप्त एवं अदीप्त बिंदु प्राप्त होते हैं और इस सिमेट्री के कारण हम एकांतर प्रदीप्त एवं अदीप्त वलय यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इन वलयों को की जो फ्रिंज चौड़ाई है वह समान होती है तथा जैसे जैसे छाया क्षेत्र से ये बाहर की ओर जाते हैं इनकी तीव्रता का अंतर घटता जाता है और ये अस्पष्ट होते जाते हैं।